वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शॉर्ट्स फॉर एवर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए BESC 141 शिक्षा में ICT। तो आज के इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना होगी, और मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए हम ये लेकर आए हैं वीडियो आपके लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 3 यूनिट है, ये सब मैंने बता दिया। हम इम्पोर्टेंट लेके चलेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है इसमें सिर्फ। पहला यूनिट में से है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का परिचय। इस बारे में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है आपको कि इसकी परिभाषा बताइए ICT का, और इसका अनुप्रयोग बताइए जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन आपको जाननी जरूरी है कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो इसकी डेफिनेशन आप कोई सी भी एक छोटी सी याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT उन प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है जो दूर संचार के माध्यम से जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आप ये एग्जाम डेफिनेशन बहुत इजी है और आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकी को संदर्भित करता है जो दूर संचार के माध्यम से पहुंच प्रदान करते हैं, जानकारी की पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं डेफिनेशन। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि ICT के बारे में बताइए, वह उनके उसके अर्थ को समझाते हुए उसके परिभाषा को बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का अर्थ आराम से इसमें बता सकते हैं। जैसे कि आप किसी ऐसी कक्षा में बैठे होते हैं, मान लीजिए आप किसी कक्षा में हैं और आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक छात्रों को किसी भी अवधारणा और विषय से वीडियो कार्यक्रम दिखाने के लिए कहता है। ठीक है ना, तो जो टीचर्स होता है, जो अध्यापक होगा, वो प्रोजेक्टर की मदद से कोई वीडियो दिखाता है। ऐसे में जब उसने वो वीडियो दिखाने का प्रोसेस किया होगा तो उसने जिन जिन चरणों को अपनाया होगा वो चरणें बताए। जैसे शिक्षक ने पहले क्या किया होगा, सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग करके एक वीडियो को तैयार किया होगा। फिर उस वीडियो को तैयार करने के बाद उसे कहीं पे संग्रहित किया होगा। मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, उसने वहाँ पर उसको संग्रहित किया होगा। फिर तीसरा यह है कि वीडियो कार्यक्रम एक प्रोजेक्टर या सोशल मीडिया उपकरण के उपयोग से छात्रों को साझा किया होगा, किसी भी चीज़ की मदद से तो उसको दिखाया होगा बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में जो उसने चरण अपनाए होंगे वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ICT से आप क्या समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ की दूर संचार के माध्यम से जानकारी तक पहुंच प्रदान करना क्या होता है, ICT कहलाता है। यदि आप उन चरणों को देखेंगे जो शिक्षक ने पूरे किए हैं तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, दूर संचार के माध्यम से जानकारी तक पहुंच प्रदान करना ICT कहलाता है, शिक्षा सूचना संचार कहलाता है। तो वही बताया इसने भी कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जानकारी साझा की गई है। उसने कोई कंप्यूटर वीडियो तैयार किया, फिर उसको किसी प्रोजेक्टर वगैरह में दिखाया, फिर बच्चों तक वो चीज़ पहुँचाई, तो जानकारी साझा करना ही हुआ। ठीक है, हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अवधारणा को समझने के लिए तथ्य को ले सकते हैं। इस प्रकार हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सूचना के संचार के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT जो है सूचना और संचार के अलावा कुछ भी नहीं है। उपयुक्त उदाहरण से आप समझ भी सकते हैं कि डिजिटल जानकारी यानी कि वीडियो प्रोग्राम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भी कोई भी जानकारी लोगों तक साझा करने के लिए या डिजिटल जानकारी बनाने के लिए जो होता है, किसी वीडियो को प्रोग्राम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसलिए हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी को केवल जानकारी साझा करने तक ही नहीं रख सकते, लेकिन प्रौद्योगिकी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके डिजिटल जानकारी साझा और संग्रहित करने के लिए भी प्रदर्शित किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
आप इस पॉइंट्स को आप बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। मैंने ये डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्पल में ध्यान रह सके। फिर इसमें यह बताया गया है, इसलिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में डिजिटल उपकरण और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आईसीटी में क्या डिजिटल उपकरण भी आते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी आती हैं, जिनका उपयोग डिजिटल जानकारी बनाने, हेरफेर करने और साझा करने के लिए किया जाता है। आइए हम शिक्षा में उपयोग की जा सकने वाले डिजिटल उपकरणों को संक्षिप्त में चर्चा करें। आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि शिक्षा में जो होता है, शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को बताइए। तो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, है ना, ये सब अपना डाल सकते हैं पॉइंट्स, टीवी वगैरह। और ऐसे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो उपकरण हो गए, फिर ऐसे भी हो सकता है आईसीटी का अर्थ बताते हुए शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को बताइए। तो इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए, इसलिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये लाइन आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि ये आ सकती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शामिल होती हैं। आपने देखा होगा आईसीटी में डिजिटल उपकरण यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, जिनका उपयोग करके डिजिटल जानकारी बनाने और हेरफेर करने के लिए साझा किया जाता है। हेरफेर से मतलब वो अलग मतलब होता है। हेरफेर का मतलब है जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे तक किया जाता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट है कंप्यूटर या लैपटॉप। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न कार्यों को निष्पादित करता है और उत्पादन प्रदान करता है। कंप्यूटर में प्रमुख घटक होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, सीपीयू का संग्रहण उपकरण हो गया, और आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, ये सारे जो होते हैं ये सारे आपका कंप्यूटर और लैपटॉप में आते हैं। फिर आता है टैबलेट। टैबलेट भी क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये टैबलेट पीसी है, बस टैबलेट एक छोटा वाहिनी उपकरण है जो कंप्यूटर और मोबाइल दोनों का काम करता है, ठीक है। टैबलेट क्या कंप्यूटर के रूप में भी काम किया जाता है, फ़ोन के रूप में भी काम किया जाता है, मोबाइल फ़ोन। टैबलेट में उत्पादन सामग्री निर्देश के लिए टच स्क्रीन है और उत्पादन को एक ही स्क्रीन पर देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या टच स्क्रीन होती है और एक ही रूप में देख सकते हैं। अब फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेलीविज़न। देखा होगा आपने कि टेलीविज़न की मदद से भी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। टेलीविज़न, जिससे शिक्षित में टीवी के रूप में माना जाता है, एक डिस्प्ले मॉनिटर होती है, यानी कि जो उसकी स्क्रीन होती है। डिस्प्ले मॉनिटर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रदान करती है, ठीक है, और उन्हें ध्वनि के साथ चलाती है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्राप्त करता है टेलीविज़न, जिससे जो कैरेक्टर चल रहे होते हैं, जो वो बोल रहे होते हैं, तो उनके साथ आवाज़ निकल रही होती है, ठीक है, ऐसा वाला। फिर देखें रेडियो। रेडियो क्या है, रेडियो भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें क्या ध्वनि जानकारी लोगों तक संग्रहित की जाती है, बांटी जाती है, ठीक है ना। रेडियो का प्रसारण स्टेशन से प्राप्त रेडियो के संकेतों को प्राप्त करने और इन्हें बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। रेडियो के बारे में भी आप लिखते हैं। फिर आता है मोबाइल फ़ोन और LCD प्रोजेक्टर। आप इन्हें बड़ी ईजी वे से लिख सकते हैं। ये क्या है, शिक्षा में प्रयोग किए जा सकने वाले उपकरण है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। तो आप इनको लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो। यहाँ पे देखिए क्या है, स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड से भी आप इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड क्या है, इसमें पहले जो था आपका ब्लैक एंड वाइट वाला बोर्ड होता था जिस पर आप चॉक्स वगैरह से लिखते थे, लेकिन अब डेवलप होने के बाद आईसीटी आने के बाद सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो आपके स्कूल और कॉलेज में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स मिलते हैं देखने के लिए, जिसमें जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग किस्मों के एनिमेशन वीडियो बनाकर ये बच्चों तक साझा करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए स्मार्ट बोर्ड पैसे संबंधित व्हाइट बोर्ड का ब्रांड का नाम है। स्मार्ट बोर्ड एक परस्पर संबंध और व्हाइट बोर्ड है जिसमें एक सफ़ेद पार्श्व संवाद डिस्प्ले होती है जो उपयोगकर्ता उससे सीधे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से प्रतिक्रिया करती है।
देखिए आपको इससे भी एक क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या क्या, तो आप थोड़ा कैसे लिखेंगे, थोड़ा आईसीटी के बारे में लिखेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उसमें कैसे अपना डेवलपमेंट किया वो उस बारे में बताएंगे। फिर आप पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट दे रखा है कि शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। शिक्षण यानी कि शिक्षकों का प्राथमिक काम है वे छात्रों को विभिन्न अधिगम के कार्य और गतिविधियों से संलग्न कर सकें। हालांकि कई गतिविधियां प्रौद्योगिकी सक्षम नहीं होती, लेकिन प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ शिक्षण के लिए कई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि अनुदेशात्मक वितरण के विभिन्न तरीके के लिए सच है, जैसे कि आमने सामने दी गई शिक्षा, मुफ्त और दूरदर्शी शिक्षा, ऑडियल ऑनलाइन शिक्षा हो गई, मिश्रित शिक्षा हो गई। ये इनके मोड्स होते हैं शिक्षण के लिए, बच्चों तक शिक्षा प्रदान करने के लिए। उदाहरण के लिए माने तो आमने सामने दी गई शिक्षा में शिक्षकों के व्याख्यान देते समय प्रस्तुति, स्लाइड, ग्राफिक, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि का उपयोग कर सकते हैं। टीचर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑडियल क्या है, एक मुफ्त शैक्षिक संस्थान होती है जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है, ठीक है ना। और एसएलएम क्या है, स्वर्ण शिक्षण अधिगम, इन सब का भी बच्चा प्रयोग करता है। मैं यहीं से आपको बताती चलती हूँ, एसएलएम का मतलब है स्व लर्निंग यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो आप खुद से पढ़ते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। स्वयं से सीखने वाली चीज़ों को बोला जाता है, ठीक है। आजकल एसएलएम डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है कि डिजिटल संस्करण और इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, ई टेक्स्ट कहा जाता है, जैसे कि ई ग्रंथ, वेब लिंक, वीडियो लिंक, क्यूआर कोड आदि का पाठ जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा हमारी इस BESE 1 में कहीं कहीं क्यूआर कोड से दे रखे हैं, लिंक्स दे रखे हैं, जिनका उपयोग करके बच्चा डायरेक्ट उन पर पढ़ सकता है उन चीज़ों के बारे में। तो यहीं पर वो चीज़ बताई गई है, ठीक है। लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट आदि जैसे डिजिटल उपकरणों को प्रयोग कर पढ़ा जा सकता है। फिर आता है, देखिए मैंने आपको पहला पॉइंट बताया शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखने में क्या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बताना है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं छात्र विषय सीखते हैं और कक्षा में विभिन्न कौशल विकसित करते हैं। आमने सामने अधिगम, हालांकि छात्र अपने परिवेश से, घर तथा साथियों और माता पिता के साथ बातचीत करने के माध्यम से ही सीखते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जन्म से ही सीखना ही शुरू कर देता है, ठीक है ना। और इसके अलावा छात्र अपने स्व अधिगम के लिए गतिविधियाँ भी करते हैं। आपने देखा होगा छात्र जो बच्चे होते हैं अपने घर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, अपने क्लासमेट से सीखते हैं और साथ ही साथ वो खुद से भी सीखते हैं, स्व अधिगम भी करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट हमें होमवर्क का जो हमारा टीचर होता है हमें होमवर्क वगैरह दे के भी सिखाता है, ठीक है। ओडीएल छात्रों के मामले में सीखने का ज़्यादा स्व अधिगम है, ठीक है। ओडीएल जो है, ओडीएल मुफ्त शैक्षिक संस्थान जो है, ये छात्रों के मामले में सीखने को ज़्यादा वो उत्सुकता बनाता है कि छात्र स्व अधिगम करते हैं अपने आप से ही, ठीक है। वो पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर लिख देना आप। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का चेकअप करना, एक टाइप से चेक करना, ठीक है। जैसे मूल्यांकन करना, तो वही चीज़ बताइए कि मूल्यांकन जो होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में का विभिन्न महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षण की विभिन्न चरणों, जैसे शिक्षण से पहले, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद के छात्रों को सीखने के लिए प्रगति की जाँच करता है। एक तरीके मूल्यांकन का चेक करना, जाँच करना। तो मूल्यांकन मुख्य रूप से विषय वस्तु के बारे में छात्रों की समझ पैदा करता है, आयोजित है ना, और तदनुसार शिक्षक को शिक्षण विधियों को संशोधित करता है। छात्रों की समझ का परीक्षण करना का सामान्य तरीका या मौखिक या लिखित परीक्षण भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए लेते हैं गूगल फॉर्म, कूट, हॉट हो गया, पोथ्स हो गया, ऐप्स हो गई, ये सारे जो है जिसमें बच्चा अपनी गतिविधियां करता है, अपना काम करता है। और फिर जो टीचर्स होते हैं उन्हें होमवर्क या किसी भी चीज़ के रूप में देते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर वो होमवर्क देते हैं तो बच्चा उस पर काम करके लाता है, टीचर चेक करते हैं। तो वो सारी गतिविधियां जो इसमें आती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के आईसीटी का अनुप्रयोग बताइए। तो प्रबंधन शिक्षण अधिगम की गतिविधियों और शैक्षिक संस्थानों की विभिन्न गतिविधियों का प्रबंध करता है। आप सोच सकते हैं कि शिक्षक आमने सामने की कक्षा में शिक्षण अधिगम की गतिविधियों का प्रबंध कैसे करता है। शिक्षक व्याख्यान देता है, छात्रों को सिखाने की गतिविधियों और चर्चा का संलग्न करता है, प्रशिक्षण करता है, आयोजित करता है। आपने देखा होगा अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ी है तो उसका बाद में क्या उसमें एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है।
फिर आपका इसमें रिजल्ट वगैरह आता है, तो वो उस चीज़ का प्रबंधन करना ही होता है एक तरीके से। आमने सामने कक्षा कक्ष में दी जाने वाली गतिविधियों का अभ्यास दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए लें तो सम्मेलन सॉफ्टवेयर का व्याख्यान देने के लिए किया जाता है। चर्चा मंच तकनीक और छात्रों को चर्चा और संलग्न किया जाता है। और टैक्स मेकर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑनलाइन परीक्षण आयोजित किया जाता है। अपने एग्जाम जब परीक्षा दी जाती है उसमें वो वाली चीज़ आती है यहाँ पर। फिर आता है व्यावसायिक शिक्षा में, व्यावसायिक विकास में कैसे जो है शिक्षण का अनुपयोग किया जाता है, ICT का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो भी अगर आपने कोई भी स्कूल कॉलेज से कोई भी डिग्री प्राप्त की है तो किस पर्पज़ से की होगी, फ्यूचर में आप नौकरी वगैरह करेंगे, इस पर्पज़ से की होती है। तो वहीं विकास भी होता है, व्यावसायिक विकास भी होता है। वैसे विकास कार्यक्रम आमतौर पर आमने सामने मोड में आयोजित किया जाता है। शिक्षकों को कक्षा में भाग लेने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बदलती प्रथाओं को समझने और पेशेवर कौशल को बढ़ाने में मदद करती है। शिक्षक अपने शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सीखी हुई अवधारणा को लागू करते हैं, लेकिन जिस तरह से व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वह बदल रहा है और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम ऑनलाइन किए जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग के कारक बताइए, उनके कारक में आप क्या लिख सकते हैं। कोई भी तनाव हो सकता है, व्यक्ति का सीखने में कोई बाधा आ सकती है। ठीक है, ये सारे इनके पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी एक पॉइंट्स आपको बता दिया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ICT ने अपना प्रभावी जो रणनीति की सिफारिश की है। ये 3-4 चरणों में किया जाता है। पहले भाग में स्कूल और उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएं स्पष्ट की जाती हैं। भाग 1 स्कूल शिक्षा पर केंद्रित, उच्च शिक्षा भाग 2 और भाग 3 होता है। बाकी भाग क्षेत्रों और 4th शिक्षा पर निर्धारित करता है। भाग 3 के तहत 23 से 24 शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। और नीति का प्रस्ताव ये एक सत्तावादी और निकाय राष्ट्रीय शिक्षा होती है। अब आपने देखा होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसने क्या है, पूरी शिक्षा के सिस्टम को उलट पुलट कर दिया था। ठीक है ना, तो वो चीज़ बताई गई है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, यानी कि जो इग्नू हो गया, ये अन्य जो संस्थाएं जो बच्चों को शिक्षित करती हैं, जो बच्चों को पढ़ाती हैं, उन्होंने अपना ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी किया है। ठीक है, फिर डिजिटल बुनियादी अलग अलग संस्थाओं ने जो है अपना अलग अलग डिजिटली रूप से विकसित किया है। ठीक है, एडमिशन लेने का प्रोसेस ऑनलाइन वगैरह हो गया। पहले की तो ऑफलाइन वगैरह रहता था। बुक्स वगैरह ऑनलाइन मिलने लगी हैं, डिजिटली रूप से प्रोवाइड की जाने लग गई हैं बच्चों को। तो ऐसे पॉइंट्स आप हो गए। देखिए, ODB से भी आ सकता है कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। मैंने आपको बताया पहले क्या था, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड हो सकता है, अब क्या है डिजिटली बोर्ड्स आ गए, नए नए डेवलपमेंट हो गए उन चीज़ों में, वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 वेरी इंपॉर्टेंट बन सकती है। आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलने को मिल सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ICT मदद से संप्रेषण का मतलब क्या होता है, संचार। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे संचार कर रही हूँ, इसमें आपको देखने के लिए इसके अवधारणा, घटक, प्रकार, बाधाएं, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। आप वहाँ पर अपने एग्जाम में डायग्राम वगैरह भी बनाकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। पहला आता है इसकी संप्रेषण, इसकी अवधारणा बताइए। तो देखिए, सरल भाषा में बात करें तो देखिए, जब इन सरल सवालों को जवाब देते समय आप महसूस करेंगे कि लोग अपनी भावना और विचारों को अलग अलग तरीके से साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, हंसते हुए, रोते हुए। हमने देखा है कि लोग चिन्ह और संकेत के माध्यम से अपनी जो भावना होती है, विचार होते हैं, उन्हें व्यक्त करते हैं, शायद बातचीत, गीत, नृत्य, चित्र, लिखित अक्षर, चोट आदि के रूप में। तो इसकी डेफिनेशन लें तो संप्रेषण क्या होता है कि एक श्रोता से दूसरे श्रोता तक जानकारी साझा करने की इस प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो जानकारी साझा की जाती है उसे क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, सूचना आरंभ करना या भेजना
भेजने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है। श्रोता यानी कि श्रोता बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं, आपकी मर्जी। जो सूचना जो बात करना स्टार्ट करता है या कोई भी चीज़ भेजना या अपनी भावना का जो पहला व्यक्ति जो होता है जो स्टार्ट करता है बात करना, उसे प्रेषक कहा जाता है। ठीक है। और जो सूचना प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? अदाता कहते हैं। मैंने पहले स्टार्ट करी बात करना, मैंने आप तक जानकारी साझा करना शुरू किया तो मैं प्रेषक हो गई, और आप तक वो चीज़ पहुंची तो आप क्या हो गए? वहाँ पर अदाता हो गए। ठीक है। आप भी कह सकते हैं कि संप्रेषण प्रेषक से अदाता से जानकारी साझा करना है। ठीक है। एग्जाम्पल में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेषक से अदाता तक जानकारी का साझाकरण। उदाहरण के लिए कहें तो कि यदि कोई व्यक्ति ईमेल के माध्यम से अपने दोस्त को संदेश भेजता है तो जो जानकारी भेजता है वह प्रेषक होता है, और जो दोस्त है जिसको ईमेल का संदेश मिला उसे अदाता कहते हैं। ठीक है। हम शॉर्ट में लेकर चलेंगे। देखिए, एक पिछली बार आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया था कि संप्रेषण के घटक बताइए। संप्रेषण के घटक बताइए, तो आपने कैसे लिखना है? पहले थोड़ा संप्रेषण के बारे में लिखना है, उनके घटकों के बारे में लिखना है। तो उनके घटक देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये एक डायग्राम है। ये डायग्राम अगर आपके पेपर में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं संप्रेषण के घटक के लिए। देखिए, पहले प्रेषक क्या होता है? मैंने बताया जो संदेश जारी करता है, जो बातचीत करना शुरू करता है, वो संदेश क्या होता है, उसमें उसने क्या लिखा, ये उसका मर्जी है। ठीक है। फिर माध्यम, किस माध्यम से संदेश को भेजता है? व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट की मदद से हो गया, पोस्ट ऑफिस में, तो माध्यम। फिर अदाता, जिसको वो संदेश मिलता है वह अदाता कहलाता है। और जो पढ़ने के बाद जो अदाता है, जो अदाता है उसने जो प्रतिक्रिया करी उस संदेश को पढ़ने के बाद उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। और उन सब का करने के बाद, प्रतिक्रिया करने के बाद जो शोर उत्पन्न हो सकता है उस प्रतिक्रिया में करने के लिए, तो वो शोर कहलाता है। ठीक है। देखो, हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये सब क्या होता है। देखिए, प्रेषक संप्रेषण की प्रक्रिया को शुरू करता है। आपके पास एक सवाल भी हो सकता है कि प्रेषक कौन होता है? प्रेषक वह होता है जो विभिन्न रूपों में संदेश के माध्यम से संप्रेषण प्रक्रिया को शुरू करता है। वह अपने विचार और भावना, सोच, अवधारणा को दूसरे तक पहुंचाने की इच्छा रखता है। ठीक है। मैं शॉर्ट में लेके चलूँगी, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं, आपको समझ में आएगा इजी लैंग्वेज में। संदेश क्या होता है? संदेश में क्या हो सकता है? प्रेषक क्या संवाद करता है? वह संदेश के रूप में जानकारी का संप्रेषण करता है। ये संदेश संप्रेषण के प्रमुख विचार या सामग्री हो सकते हैं। ठीक है। संदेश में उसने क्या चीज़ लिखी, उसकी भाषा जो होती है अच्छी होनी चाहिए, सरल शब्दों में होनी चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति को समझ में आ सके। तो सरल व अच्छी तरह से संचारित होना चाहिए, और उसकी भावना और जानकारी जो होती है उसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है। और उस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई और ही लैंग्वेज में लिख दे और उसको कुछ वो समझ में नहीं आए, तो ऐसा भी हो सकता है। संदेश की समझने की क्षमता उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है, अदाता या इच्छुक श्रोता के लिए। ठीक है। तो आप अच्छे से लिख लेंगे। फिर माध्यम होता है। माध्यम के किस माध्यम से पहुँचाएगा वो? इस प्रश्न का उत्तर माध्यम संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका और साधनों पर निर्धारित करता है कि वो भेजने में मदद करती है कि वो किस चीज़ से भेजना चाहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल में लेंगे तो जैसे ईमेल के थ्रू हो गया, वीडियो के थ्रू हो गया, चार्ट के थ्रू हो गया ना, टीवी, रेडियो, इन सारी अखबार, इन सब के थ्रू भी आपने देखा होगा कि कोई विज्ञापन करता हो, विज्ञापन जो संवाद वाला होता है, जो अखबार में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सब छपे होते हैं बच्चों के जॉब्स के लिए, तो क्या उसने अपना माध्यम चुना ना कि किस माध्यम से उसने वो चीज़ संवाद करी अपनी, तो वो चीज़ तरीका का आदाता जिसे वो संवाद वगैरह मिलता है। यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक के बीच में हो सकता है। प्रेषक इसे शुरू करने के लिए संप्रेषण चक्र के एक छोरे पर होता है, और अदाता इसके पहिए को जारी रखने के लिए दूसरे छोरे पर होता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर प्रतिक्रिया यह होती है कि उसने उस चीज़ को पढ़ने के बाद क्या प्रतिक्रिया के बिना संप्रेषण अधूरा होता है। ठीक है ना। आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो उसको कुछ रिप्लाई देगा, अगर उसने कुछ रिप्लाई तो अधूरी रह जाती है बातें, तो वो इस टाइप का कोई हो सकता है। ठीक है। वो उस प्रतिक्रिया में किसी भी तरीके से जेस्चर कर सकता है, अदाता द्वारा समझा जा सकता है। वह इशारे, वह चेहरे की अभिव्यक्तियाँ, सिर हिलाना, पत्र, आँखों द्वारा मुस्कुराना, सवाल का जवाब देकर भी प्रतिक्रिया की जा सकती है। ठीक है। फिर आता है शोर में क्या हो सकता है कि भारी शोर भी हो सकता है, घर का शोर हो सकता है, जब आपने पढ़ा हो, कोई सिग्नल प्रॉब्लम भी हो सकता है, लाउड स्पीकर का भी शोर हो सकता है, किसी की व्यक्ति की बकवास भी हो सकती है, तो वो सारा शोर होता है। ठीक है।
समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आता है संप्रेक्षण के प्रकार। देखिए संप्रेक्षण के क्या 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और अमौखिक। इसमें आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि मौखिक और अमौखिक में डिफरेंस बताइए, शब्दायिक या शब्दायिक गैर शब्दायिक। तो शब्दायिक किसे बोलते हैं और गैर शब्दायिक किसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भी डिफरेंस आ सकता है। तो आपने अच्छे से समझना है इन चीज़ों को। देखिए मैं डायग्राम से बताती हूँ। संप्रेक्षण है, संप्रेक्षण 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक अमौखिक। मौखिक को 2 भागों में बांटा गया है, मौखिक और लिखित। मौखिक जो मुख से बोलते हैं, लिखित जो लिख के देते हैं, ठीक है। और अमौखिक, मौखिक बोल दे या गैर मौखिक गैर शब्दायिक बोल दे, तो उसमें ये आता है व्यक्तिगत रूप हो गया, शारीरिक मुद्रा होगी, हाव भाव हो गए, नयन संपर्क हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं आप के उसमें, समझ में आ रहा होगा आपको। हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इससे भी देखने का मिल सकता है कि शैक्षिक संप्रेक्षण के लिए ICT, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट्स जो देखे हैं, लघु संदेश सेवा यानी कि SMS के थ्रू भी जो है एक दूसरे से संवाद किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, ईमेल्स वगैरह, इंटरनेट के द्वारा, ब्लॉग हो गए, ब्लॉग के द्वारा भी एक दूसरे से संपर्क किया जा सकता है, जानकारी साझा की जा सकती है। वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया हो गए, तो इन सब के द्वारा भी संप्रेक्षण किया जा सकता है, शिक्षण उनसे बातचीत की जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में सीखा जा सकता है आमने सामने द्वारा, ठीक है। तो आप इस तरीके के पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं शैक्षिक संप्रेक्षण के लिए ICT, ठीक है। ऑनलाइन रूप से हो गया, डिजिटल रूप से हो गया, तो ये सारे स्व माध्यम हो गया, वीडियो माध्यम हो गया, ये सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हैं शैक्षिक में ICT में, ठीक है। फिर आता है ICT और सुरक्षित अभ्यास। इससे देखने को आपको ये मिल सकता है कि कंप्यूटर के मूलभूत तत्वों को बताइए। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, कंप्यूटर से है तो देखिए आपने देखा होगा कि शिक्षक और छात्र शिक्षण अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा टीचर हो गया या स्टूडेंट हो गया, वो सीखने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक विभिन्न डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधनों जैसे वीडियो, प्रोग्राम, ग्राफिक, अवधारणा, मानचित्र आदि विकसित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। वहीं जो डिजिटल संसाधनों को विकसित करने के लिए विभिन्न अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उसमें सॉफ्टवेयर होंगे तभी तो चला पाएगा, अच्छे से कंप्यूटर चलेंगे। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी चर्चा करती है। तो छात्र डिजिटल अधिगम के संसाधनों का प्रयोग तथा अपने शिक्षक और साथियों से जुड़ने के लिए ईमेल, चैट इत्यादि ऐसी ICT उपकरणों का माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। छात्र जो होते हैं ईमेल, चैट इत्यादि जैसी ICT उपकरण के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और छात्र चर्चा मंच साधनों का मदद से भाग लेने SMS, ऑफिस, गूगल डॉक्स आदि जैसे पाठ सॉफ्टवेयर मदद से होम असाइनमेंट और विभिन्न प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटर का भी उपयोग करते होंगे। आपने देखा होगा कि असाइनमेंट बनाने के लिए, कोई भी डिजिटल जानकारी लेने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में खोजने के लिए कंप्यूटर का या लैपटॉप का उपयोग किया जाता है। फिर इसमें यह आता है कि कंप्यूटर के कितने घटक होते हैं, तो कंप्यूटर के 2 घटक होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। और ऐसे भी बोल सकते कंप्यूटर के बारे में बताइए, उनके घटकों के बारे में बताइए, ठीक है। तो आपने इन्हें बड़े ध्यान से लिखना होता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर का अर्थ कंप्यूटर के उन हिस्सों या आंतरिक और बाहरी दोनों से है जिन्हें देखा और छूकर महसूस किया जा सकता है। हार्डवेयर किसे है, जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक और दर्शक घटक होता है। इस प्रकार इसके एग्जांपल लें हार्डवेयर के, तो मॉनिटर हो गया, आप देख सकते हैं, माउस हो गया, आप देख सकते हैं, कीबोर्ड देख सकते हैं, मदरबोर्ड देख सकते हैं, हार्डवेयर देख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, एक हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। वहीं आप CPU के बारे में बताएंगे,
CPU भी तो आप देख सकते हैं भारी होते हैं, तो जिन्हें आप छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वे सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो घटक होते हैं। पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं कि CPU क्या होता है। देखिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU, ठीक है। CPU इनपुट प्राप्त करता है और संसाधित और आउटपुट उत्पादित करता है। CPU मदरबोर्ड, रैम, मेमोरी, ठीक है, ये शामिल होती हैं किसमें, CPU में शामिल होती हैं ये सारी चीज़ें। इनपुट और आउटपुट क्या होता है, तो इनपुट, एक सेकेंड, इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को डेटा जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है, ठीक है। इनपुट जो हार्डवेयर डिवाइस होता है जो जानकारी प्रदान करने में मदद करता है, हेल्प करता है उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को डेटा प्रदान करने में, किसी भी चीज़ को भेजने में, जानकारी में अनुमति देता है। जबकि आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होता है जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा के परिणामों को प्रदर्शित करने और प्रोजेक्ट करने या भौतिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस में से कुछ कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन हो गए आदि आते हैं, लेकिन आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर आते हैं, ठीक है। ये देखिए इनपुट और आउटपुट के एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर में आते हैं। इनके एग्जांपल देंगे तो पावर पॉइंट हो गया, है ना आपका। क्या आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर का कोई भी डिजिटल डिवाइस अपने आप काम नहीं करता है, ठीक है। उसी प्रकार जब आप कंप्यूटर या स्विच ऑन करते हैं वहाँ कुछ निर्देश अनिवार्य होते हैं जिन पर कंप्यूटर काम करता है। ऐसे निर्देशों को कंप्यूटर को किसी भी विशिष्ट कार्य जैसे कि इमेज, पावर पॉइंट, प्रोजेक्शन बनाना आदि को कराने संपादित करने की सक्षम होते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर वह निर्देश होते हैं जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्य को करने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताएं तो हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं MS एक्सेल हो गया, ठीक है, और आपका पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया ना, पेज मेकर हो गया, ठीक है। ये सारे जो आते हैं ये आपका सॉफ्टवेयर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिल सकता है कि शिक्षा में इंटरनेट के वो बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट ने अपनी क्या क्या भूमिका बताई है। आप इन पॉइंट्स को लिख लेना। और ये जो होते हैं नेटवर्क, फिर इसमें नेटवर्क भी तो आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। जब इंटरनेट से आएगा तो नेटवर्क भी आएगा। तो नेटवर्क को भी इसमें 4 भागों में बांटा गया, पैन, लैन, मैन और वैन, ठीक है। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा अगर इम्पोर्टेंट होगा तो। हम आगे चलते हैं। जीवन पर्यंत अधिगम के लिए ICT। जीवन पर्यंत अधिगम से आप क्या समझते हैं? जो जीवन भर चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, जो शिक्षा होती है, वो चीज़ होती है जीवन पर्यंत अधिगम। आपने देखा होगा कि बच्चा जो जन्म के पश्चात से ही चलना, बोलना, सीखना परिवार के संपर्क में आते ही सीख जाता है। और वो जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है व्यक्ति को मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है। जन्म के पश्चात से मृत्यु तक जो चलने वाली प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत अधिगम के अंतर्गत ही आती है। देखिए जीवन पर्यंत अधिगम का पहले आपको अर्थ समझना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति की शिक्षा उनके जन्म के बाद से शुरू होती है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जो शिक्षा होती है उनके जन्म के बाद से ही शुरू होती है। शुरुआती दिनों के दौरान बच्चे घुटने के बल रेंगना, चलना, बोलना इत्यादि सीखते हैं। हालांकि एक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा तब शुरू होती है जब वह स्कूल में होता है
औपचारिक रूप से शिक्षा कब शुरू होती है? जब वो स्कूल में होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बच्चे के जन्म के पश्चात ही सीखने जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। औपचारिक विद्यालय के दिन प्राथमिक शिक्षा के साथ शुरू होते हैं, जिसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है। पहले कॉलेज, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, है ना, ऐसे वाली। तो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा शुरू होती है। उच्च शिक्षा के बाद एक व्यक्ति की भी नौकरी को करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने स्कूल करा, कॉलेज करा, डिग्री प्राप्त की, तो आप नौकरी के लिए तैयार हो गए। तो आप अपनी आजीविका के दौरान, है ना, आजीविका के लिए काम करना शुरू करते हैं। जब आप जीवन जीना शुरू कर जाते हैं तो आप अपने जीवन जीने के लिए काम करना शुरू करते हैं। अब हम स्वयं को एक सवाल करते हैं कि उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद एक व्यक्ति शिक्षा बंद हो जाती है? इसका उत्तर नहीं। क्या आपने देखा होगा कि आपने नौकरी कर ली, नौकरी करना शुरू कर दिया, तो क्या आपकी शिक्षा ख़त्म हो गई? या आपने कोई स्कूल कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर ली, तो क्या आपकी जो शिक्षा है वो ख़त्म हो गई? तो क्या है? ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया कि मृत्यु तक चलने वाली, आपने जन्म लिया और मृत्यु तक जो आप कुछ ना कुछ नया सीख रही हैं, तो जो जीवन भर चलती है उसे जीवन पर्यंत अधिगम के रूप में ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कई चीज़ें सीखता है। इसमें नए व्यवहार, विषय विज्ञान, व्यावसायिक कौशल आदि शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए तो किसी कंपनी में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति एक टीम का नेतृत्व करने, बैठक का आयोजन करने, पारस्परिक संचार करने और कौशल विकास से कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहले एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि जो रामा है ये अंग्रेजी में डिग्री प्राप्त कर चुकी है और इसने ना बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू करा है। ठीक है, तो इसने जब स्कूल में पढ़ाना करा, लेकिन ये क्या चाहती है कि मैं भी आगे पढ़ सकूं, तो इसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से क्या, इग्नू में इसने अपना एडमिशन लिया और इसने डिग्री प्राप्त की। साथ ही साथ इसने बच्चों को भी पढ़ाया। तो इसने जो 2 काम करे हैं, एक तो बच्चों को भी पढ़ाया और साथ ही साथ जो अपनी डिग्री भी हासिल करी। ऐसी स्थिति में क्या उसने जो अपने लक्ष्यों को पूरा किया। पहली स्थिति है। फिर दूसरी स्थिति में ये बताया गया है, जो क्रिस नाम का एक जो व्यक्ति है, ये एक कंपनी में काम करता है, तो इसको जो है कंप्यूटर वगैरह थोड़ा अच्छे से चलाने नहीं आता था। तो इसने क्या करा, अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को आगे अच्छे तक विकसित करने के लिए इसने जो है पार्ट टाइम जो है कंप्यूटर की क्लासेस लेने लग गया और उस 6 महीने के कोर्स में इसने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से समझ लिया, सीख लिया और अपने कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस देने लग गया। तो इसने क्या किया, अपने काम के साथ साथ अपने कंप्यूटर की शिक्षा को भी पूरा किया है। तो वही चीज़ बताई गई है यहाँ पे भी। ठीक है, इन दोनों स्थिति में दोनों ने एक कार्यकर्ता थे, दोनों एक कंपनी में काम करते थे, कहीं काम करते थे। हालांकि वे विभिन्न उपलब्ध और विकल्पों के माध्यम से ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का इरादा रखते हैं, इसलिए उन दोनों ने कोर्स में दाखिले लिया और उन्हें अपने ज्ञान और कौशल में सुधार करने में मदद करेगा। ठीक है, उनके ज्ञान और कौशल में क्या वृद्धि हुई। फिर ये आता है कि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि ये बताइए शिक्षा के 4 स्तंभों को बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्या, जानने के लिए सीखना। जानने के लिए सीखना से अर्थ क्या है, शिक्षा को शिक्षार्थी को कैसे सीखना है, जो शिक्षा है जो स्टूडेंट है उसको कैसे पाना चाहता है, शिक्षा को सीखने में मदद करनी चाहिए। शिक्षा प्रदान करने के तरीके और साधनों को कम जोर दिया जाता है, लेकिन अगर शिक्षार्थी स्वयं ठान ले तो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है करने के लिए सीखना। करने के लिए सीखना, एक साथ रहने और दूसरों के साथ रहने के लिए सीखना और अस्तित्व के लिए अधिगम सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। शिक्षा को अब आवश्यक काम के प्रयोगों के लिए, प्रकारों के लिए शिक्षार्थी को लैस करने और भविष्य में नवाचार सहित भविष्य को कार्य और वातावरण में सीखने के लिए किया जाता है। एक साथ रहने और दूसरों के साथ सीखना। कोई आपने देखो अकेले सीखता है, कोई ग्रुप के साथ सीखता है। अगर आपने देखो ग्रुपिज्म होएगा तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, तो आप उससे भी सीखेंगे। फिर अपने अस्तित्व के लिए सीखना, अपनी बुद्धि, अपनी चीज़ों का यूज़ करके अपना अस्तित्व बनाना अपना। ठीक है, तो वो चीज़ बताई गई है। शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार हम इसको ये पढ़ लेते हैं। औपचारिक अधिगम क्या होता है, गैर औपचारिक अधिगम क्या होता है।
और अनौपचारिक अधिगम क्या होता है। तो औपचारिक अधिगम वे अधिगम शामिल हैं जो किसी संस्था अथवा संगठित संदर्भ औपचारिक शिक्षा इन कंपनियों पर वे अधिगम शामिल होते हैं जो किसी संस्था या संगठित संदर्भ के अंतर्गत होते हैं तथा जिस अधिगम के रूप में डिजाइन किया जाता है, जो सीखने के पर्पज से बने होते हैं, वे औपचारिक मान्यता देते हैं। ठीक है, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। और औपचारिक अधिगम आमतौर पर किसी विद्यालय या उच्च शिक्षा संस्था द्वारा प्रसारित होता है। स्कूल कॉलेज द्वारा आपने वहाँ पर पढ़ा होता है तो आपको सर्टिफिकेट देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बताइए, उसको औपचारिक अधिगम में लेकर आते हैं। फिर गैर औपचारिक अधिगम क्या होता है। गैर औपचारिक अधिगम में वे अधिगम शामिल होते हैं जो उन नियोजित गतिविधियों के अंतर्निहित होते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से अधिगम के रूप में डिजाइन नहीं किया जाता, परंतु जिनमें एक महत्वपूर्ण अधिगम तत्व शामिल होता है, जैसे किसी कार्यस्थल पर प्राप्त किए गए व्यावसायिक कौशल। अधिगम औपचारिक अधिगम का एक विकल्प होता है। गैर औपचारिक अधिगम उस अधिगम को निर्देशित करता है जो स्थान, समय और अधिगम के संदर्भ में कठोर विन्यास का अनुपालन नहीं करता है। हालांकि गैर औपचारिक शिक्षण में डिग्री तथा सर्टिफिकेट प्रदान करने के प्रयास है। पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम, दूरसंचार और इत्यादि गैर में आते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसी संस्था होती है, कुछ कंपनी होती है जो अपने उसको वर्ष को जो अच्छा एक्सपीरियंस जो करता है उसको लिए भी सर्टिफिकेट प्रदान करती है, तो वो आती है। फिर आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक अधिगम क्या होता है, को परिवार, कार्य या रणनीति से संबंधित किया जाता है और दैनिक जीवन की गतिविधियों में परिणत स्वरूप हुए अधिगम के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। ये क्या होते हैं तथा एक हद तक आकस्मिक अधिगम के रूप में समझा जाता है। वे अधिगम जो ना तो औपचारिक होता है ना गैर औपचारिक होते हैं, के वर्ग के अंदर आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा होती है और इसमें जो कक्षा 4 दीवारों के मध्य सीमित नहीं होता है, ये फैला होता है और ये निःशुल्क होता है। ठीक है, ये चीज़। यूनिट 5 है आईसीटी के साथ शिक्षण और अधिगम। आईसीटी के साथ शिक्षण और अधिगम में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक और छात्रों की बदलती भूमिका, जो शिक्षक की जो बदलती भूमिका और जो छात्र की बदलती भूमिका, उन पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आता है कि आपका सुविधा प्रदाता, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक छात्र केंद्रित सीखने के माहौल और ऑन साइट और ऑफ साइट पर पारस्परिक संबंधी गतिविधियों के एक सेट के साथ सीखने की सुविधा प्रदान करता है। एक छात्र को सुविधा प्रदान करने में न केवल सीखने का अकादमिक पहलू महसूस होता है, बल्कि इसमें छात्रों के बीच आत्मविश्वास पैदा करता है और छात्रों की आकांक्षा को बढ़ावा देता है। जो टीचर्स होता है वो छात्रों को में आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि वो सीख सकते हैं और आगे कुछ ना कुछ नई चीज़ों को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सलामत है, ये आप पॉइंट याद कर लीजिएगा जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। छात्रों की बदलती भूमिका के बारे में बात करें तो आप अपने साइड से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं इन सब में, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है छात्र के डेवलपमेंट में, तो आप उन पॉइंटों को लिख सकते हैं। अगर इससे आपका क्वेश्चन आता है कि शिक्षण अधिगम के लिए आईसीटी के उपकरण बताइए, तो यहाँ पर आप ऑडियो, वीडियो, इमेज, ठीक है, एनिमेशन, टेक्स्ट, इंटरेक्टिव वीडियोस हो गई, तो आप इन सब को पॉइंट्स को डाल सकते हैं। फिर आता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER, मुफ्त शैक्षिक संसाधन क्या है। ये इसमें आप इस बारे में आप लिख सकते हैं कि आप विभिन्न आईसीटी के विषय तथा विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उन प्रयोगों से अवगत हैं। आपको स्वयं के उपयोग के लिए शैक्षिक संसाधनों का उपयोग करना है। यदि नहीं तो आप क्या करेंगे। क्या आप कोई ऐसी संस्था जहां शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो देखिए मैं आपको इजीली बताऊं, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपको शिक्षित प्रदान करती हैं। कोई ऐसी संस्थाएं जो होती हैं जो आपको शिक्षा प्रदान करती हैं द फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं और आप इन्हीं चीज़ों को पॉइंट को नोट्स कर दे सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा हो गई है ना, मुफ्त शिक्षा हो गई, और इमेज द्वारा वीडियो, ऑडियो, ये सारी शिक्षाएँ आप उसमें ऐड कर सकते हैं।
देखिए इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट देखने को मिलता है कि आईसीटी के एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम इसको पॉइंट को करते हैं। ये रहा, आईसीटी के एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए पहला, आईसीटी एक व्यापक शब्द है जिसमें इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया नेटवर्क, मीडिया एप्लीकेशन सेवाएं जैसे सभी संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है जो उपयोगकर्ता को डेटा तक पहुंचने तथा पुनः प्राप्त करने से संबंधित हो सकती है। मैं उदाहरण के लिए ले तो शिक्षक चयन करना चाहिए, यदि वह प्रभावी अधिगम परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाता तो उन्हें आपको इसी शब्द में बताया जाएगा। तो आईसीटी के बारे में आप समझ ही गए हैं। और जो जो इसमें बाधाएं आती हैं वो चीज़ इसमें डाल सकते हैं कि क्रम में इसके कारक में आ सकते हैं, विवाद में आ सकते हैं। ये पॉइंट्स आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये पोर्टफोलियो ये पोर्टफोलियो उपकरण एक प्रकार। तो ये पोर्टफोलियो क्या आता है एक तरीके का, ये पोर्टफोलियो को हम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो कहते हैं जिसमें आपके इम्पोर्टेंट से आपके डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसमें आपके इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते हैं, ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट होते हैं है ना, डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, उससे बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो भी ई पोर्टफोलियो उसे कहते हैं। इसमें आपके मतलब कैसे भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। आपके कॉलेज में आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेज में फाइल्स वगैरह मैम बनाती हैं, कभी कभी अपने पास ही रख लेती हैं, कहीं पर भी आपको ही दे देती हैं, तो वो इस टाइप के उसमें इसमें ही आता है, ठीक है। एक पारंपरिक कक्षा कक्ष में शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम के लिए कुछ निम्नलिखित दस्तावेजों का आकलन करता है। टीचर जो है विद्यार्थी के अधिगम के लिए एक निम्नलिखित चीज़ों का आकलन कर सकता है। वह गृह कार्य देकर, परियोजना रिपोर्ट देकर, परीक्षा, आर्ट वर्क, प्रयोगशाला रिपोर्ट आदि। ये दस्तावेज ज़्यादातर गैर डिजिटल होते हैं। शिक्षक इन दस्तावेजों को एकत्रित करता है, मूल्यांकन करता है और विद्यार्थी को वापस दे देता है, मैंने बताया। और ये इनका अगर प्रकार पूछेगा तो इनके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इनके, विकासात्मक, आकलन और शोकेश। विकासात्मक, आकलन और शोकेश, ये 3 प्रकार के होते हैं। विकासात्मक में देखिए आपके उन पॉइंटों का लिया जाता है, वह कार्य जो चल रहे होते हैं या हो चुके होते हैं, ठीक है। वह अधिगम की अवधि को विद्यार्थी के विकास और प्रगति को दर्शाता है। जो पोर्टफोलियो विद्यार्थी को उन कार्यों को दर्ज कराता है जो चल रहा होता है या चुके हुए होते हैं, जो काम हो चुका है, होमवर्क देकर, प्रोजेक्ट देकर दिखाया जाता है। फिर आकलन से आता है, वह विद्यार्थी के उन विभिन्न विषयों को दक्षता और कौशल को प्रदर्शित करता है। यह विद्यार्थी की दक्षता और समय और साथ ही कौशल को भी प्रदर्शित करता है। ये पोर्टफोलियो में जमा करते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं और शौक जो इसमें व्यक्ति जो बच्चा होता है जिसमें वो तेज होता है, उन सारी चीज़ों को बनाकर, जैसे वह किसी विशेष क्षेत्र में हुए अनुकरणीय कार्यों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए कहें तो यदि कोई विद्यार्थी साहित्य में निपुण है तो वह साहित्य के कार्यों को एक शोकेस में, पोर्टफोलियो में जमाता है। वहीं एक व्यक्ति कला में है तो कला के निपुण को उसमें शोकेस में जमा कराता है, उसे पोर्टफोलियो में इससे अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए एक पोर्टफोलियो में कुछ समय में एक छात्र के कार्य का व्यवस्थित रूप में संग्रह पोर्टफोलियो में निम्नलिखित शामिल किया जाता है। जैसे जर्नल लेखन, कक्षा में या बाहर हुई चीज़ों के चिंतन, फोटो, स्केच हो गया, इन सारी चीज़ों को संग्रहण जिसे बोलते हैं, वे चीज़ें आती हैं इसमें।
देखिए फिर आता है आपका अनुदेशात्मक डिज़ाइन क्या होता है, इसके मॉडल से आपका क्वेश्चन एक बनता है। फिर SLM क्या होता है, ठीक है, स्वाधिगम, इससे ही आपको क्वेश्चन लिखेंगे आपको। तो हम चलते हैं, पहले पढ़ेंगे कि अनुदेशात्मक डिज़ाइन क्या होता है। तो देखिए, क्या आप कभी बच्चों को पढ़ाए हैं? यदि फिर आप उन प्रक्रिया को नोट कर सकते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। जैसे पढ़ाने के लिए हम शिक्षण अधिगम की गतिविधियों और अधिगम सहायक सामग्री योजना बनाने की आवश्यकता है, जिन्हें कक्षा कक्ष में निष्पादित किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि कक्षा में दिए जाने वाले निर्देशों को डिजाइन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें उन्हें अलग अलग यूनिक वे होते हैं जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनमें ज्ञान का अर्जन करवा सकते हैं। तो ऐसी है, आप अधिगम के विभिन्न आगामों जैसे व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनात्मक संयोजन, संबंध आदि के बारे में जानते हैं। जब कोई शिक्षक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होता है तो वह उन उपगमों में से किसी भी उपगम को उपयोग कर सकता है और इस तरह छात्रों में नए ज्ञान और कौशल को सीखने में मदद कर सकता है, ठीक है। छात्र पाठ पढ़कर, वीडियो देखकर और स्वयं उससे भी सीख सकते हैं। ये स्वयं अध्ययन के अंतर्गत भी आता है। तो ये चीज़ आता है अनुदेशात्मक डिज़ाइन में। अनुदेशात्मक डिज़ाइन अधिगम को सुगम बनाने के लिए की जा सकने वाली अनुदेशात्मक गतिविधियाँ का एक डिज़ाइन होता है, ठीक है, जो बच्चा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलता है, गेने के निर्देश के 9 घटनाएं बताइए। तो गेने के निर्देशन के 9 घटनाएं रॉबर्ट एम गेने के द्वारा विकसित की गई है। गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में निर्देश में 9 घटनाओं की व्याख्या की है। किसने की है? इसने रॉबर्ट एम गेने ने। इन्होंने अपनी बुक है इनकी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें 9 घटनाएं बताई हैं। तो उन चीज़ों की यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट ये होता है उसमें कि ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करना, उद्देश्य के बारे में शिक्षार्थी को सूचित कराना, पूर्व जानकारी को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बच्चे से रिलेटेड है। वर्तमान जानकारी, मार्गदर्शन प्रदान करना, बच्चों के लिए मार्गदर्शन होना, निष्पादन और प्रदर्शन को प्रकाश में लाना। तो ये 9 जानकारी हैं जो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स याद रखकर। ये गैंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, गेने से रिलेटेड है। देखिए एक पॉइंट आपको इससे देखने के लिए मिल सकता है कि इसकी विशेषता है SLM, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि खुद से जो पढ़ते हैं हम चीज़, जो माई सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो वाली चीज़ है। तो सेल्फ स्टडी की विशेषताओं पर आप देखेंगे तो क्या पहला पॉइंट है आत्मनिर्भरता। जो हम खुद से पढ़ते हैं तो हमारी आत्मविश्वासता बढ़ती है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, और हम अनेक अनेक चीज़ों की तलाश में घूमते रहते हैं। वो सारे पॉइंट्स आते हैं। मूल्यांकन करते हैं, खुद सीखते हैं, आत्मप्रेरक होते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं। फिर आपका SML और पाठ्य पुस्तिका में अंतर भी आ सकता है। तो देखिए पाठ्य पुस्तिका और सेल्फ लर्निंग मटेरियल में क्या क्या डिफरेंस है। पाठ्य पुस्तिका जो है रुचि मानता है, और LSM में क्या मानता है, रुचि पैदा करता है। ये रुचि मनाता है और ये रुचि पैदा करता है। शिक्षक के उपयोग के लिए लिखा गया होता है, ये शिक्षार्थी उपयोग के लिए लिखा गया होता है। इसमें अध्ययन के समय का कोई संकेत नहीं होता, इसमें अध्ययन के समय का अनुमान होता है। ये बाजारी काम के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या श्रोता द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। शायद ही कभी लक्ष्य का उद्देश्य को बताता है, लेकिन इसमें लक्ष्य का उद्देश्य देता है। तो जो चीज़ इसमें नहीं होती वो चीज़ इसमें होती है, ठीक है। तो ये नोट्स पॉइंट्स आप डाल सकते हैं।
देखिए मैंने SLM के बारे में बता दिया, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। आप उन पॉइंट्स को डाल दीजिएगा। और इसमें अगर इसका नमूना बोलेगा ना, तो जो एक बुक का प्रोसेस होता है वो सारा, जैसे एक बुक में पहला 3 खंड, जैसे हम अपना इस वाली बुक को लें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक प्रारंभिक भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक अंतिम भाग होता है। प्रारंभिक भाग में क्या होता है, शीर्षक होती है, विषय वस्तु के बारे में दिया तो परिचय दिया जाता है, उद्देश्य दिया जाता है। वहीं दूसरे में क्या आता है, मुख्य भाग में क्या चित्र वगैरह देते हैं, स्वयं सीखने के लिए क्वेश्चन वगैरह देते हैं, अनुभाग वगैरह देते हैं। फिर लास्ट वाले में क्या होता है, अंत भाग में सारांश देते हैं और इकाई के अंत में गतिविधियाँ भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो सारे इसमें आते हैं। देखिए अनुदेशात्मक वितरण की अवधारणा को बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रम विभिन्न विधियों तरीकों में वितरित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कहें कि शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रम को आमने सामने ODL की पद्धति से भी किया जा सकता है। आमने सामने पद्धति में माध्यम में B.Ed कार्यक्रम संचालित समय विद्यार्थी के कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा दिए गए व्याख्यानों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही उन शिक्षार्थियों को भी व्यवहारिक गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता है, जबकि B.Ed कार्यक्रम को ODL प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। इसमें आपके एग्जाम पॉइंट्स आ सकते हैं, फेस टू फेस लर्निंग, मुफ्त और दूरस्थ लर्निंग, ये आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। फेस टू फेस लर्निंग, मुफ्त और दूसरी ODL वाली लर्निंग, ठीक है। और आपकी ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है, मिश्रित लर्निंग हो सकती है। मिश्रित लर्निंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता ही आता है। मिश्रित लर्निंग क्या होती है, इसमें जैसे आपका एक आमने सामने वाली लर्निंग होती है और एक ऑनलाइन वाली लर्निंग होती है। आधा भाग आपने इसका करा और आधा भाग आपने इसका किया, तो इन दोनों का जो संयुक्त होता है वो मिश्रित अधिगम में आता है। फिर आता मूक। मूक क्या होता है, तो इससे भी रिलेटेड आपको बड़े पैमाने पर मुफ्त ऑनलाइन जो शिक्षा दी जाती है वो वाली। आपको एक वर्ड पकड़ने के लिए आवश्यकता हो सकती है कि देखिए यहाँ पर मूक, मूक जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया, मूक MOOC मूक बड़े पैमाने पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। बड़े पैमाने पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, तो बड़े पैमाने पर एक का तात्पर्य है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में शिक्षार्थी एक साथ पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं। और यह देखा गया है कि लाखों शिक्षार्थियों ने विभिन्न मंचों जैसे स्वयं, edX हो गया, कोर्सा हो गया आदि के माध्यम से संचालित किए गए विभिन्न मौकों में दाखिला लिया है। तो इससे पता चलता है कि कितने जनसंख्या में बच्चों ने एडमिशन लिया है बड़े पैमाने पर। फिर आता है मुक्त। तो मुक्त में आता है ओपन का तात्पर्य है कि अनुयायी के समूह के लिए पाठ्यक्रम को मुक्ता यानी खुलापन से है। विभिन्न आयु समूह, पाठ्यभूमि और स्तरों से स्वप्रेरित शिक्षार्थी मूक में दाखिला ले सकते हैं और पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए स्वतंत्र और लचीलापन भी होता है। फिर ऑनलाइन में संचालित किए जा सकने वाले तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक संचार दोनों का उपयोग किया जाता है। यह इंटरनेट पर शिक्षार्थियों के अधिगम और उनके अनुभवों को प्रदान करता है। पाठ्यक्रम की ओर संकेत करता है, जिसका अर्थ किसी विशेष विषय पर कक्षा के एक सेट और अध्ययन की योजना को आकलन करता है और प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री में पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया जाता है। मिश्रित अधिगम के अनुदेशात्मक वितरण मैंने आपको बता दिया। मिश्रित अधिगम क्या होता है, आप इस डायग्राम के द्वारा भी अपने एग्जाम में
नंबर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक है और यहाँ पे छात्र है, दोनों का तो होता है पार्टिसिपेंट। तो शिक्षक की जो व्याख्यान होती है, परिचर्चा होती है, परिदर्शन, फिर गतिविधियाँ जो करते हैं, परियोजन हो गई, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। आज की वीडियो में इस तरह ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे, वीडियो प्रोवाइड होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।